गुड मॉर्निंग। उन्नयन बिहार फेसबुक लाइव क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10वीं वर्ग अंतर्गत रसायन शास्त्र के चैप्टर 4 कार्बन और उसके यौगिक के अंतर्गत टॉपिक्स कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण का अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास में हमने समावयवता आइसोमेरिज्म का अध्ययन किया था, आइसोमेरिज्म, जिसके अंतर्गत हमने दो पार्ट्स में देखा था, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा स्टेरियो आइसोमेरिज्म। मतलब स्ट्रक्चर में संरचनात्मक समावयवता और स्टेरियो आइसोमेरिज्म मीन्स त्रिविम समवयवता की बात चर्चा हमने की थी। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने देखा था कि पोजीशन बदल जाए तो डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, उसके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएं तो वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो जाता है। चेन बदल जाए, नॉर्मल चेन हो, साइड चेन हो जाए तो वो चेन आइसोमेरिज्म के अंतर्गत आता है। उसमें हमने ये भी जाना था, समयावता में हमने जाना जिनके अणुसूत्र मोलेकुलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनकी संरचना अलग अलग हो तो वो आइसोमेरिज्म को दर्शाते हैं। उसी क्रम में हमने ये भी जाना था कि ये त्रिविम संरचना की बात होती है, उसमें हमने ये जाना कि इनके स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला है और मोलेकुलर फॉर्मूला है दोनों तो सेम होते हैं, लेकिन इनका अरेंजमेंट, ओरिएंटेशन, विन्यास जो होता है वो अलग अलग हो जाता है। उसमें हमने प्रकाशिकीय ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की चर्चा पिछले क्लास में की थी। आज हम लोग देखते हैं, आज बात करते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि पहले तो हमने जान लिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते कहाँ हैं, फिर हमने जाना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण कैसे करते हैं, फिर उसके अगले क्लास में हमने जाना ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस किस रूपों में होते हैं, कैसे कैसे एक ही मोलेकुलर फार्मूला वाले अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसको हमने आइसोमेरिज्म के अंतर्गत रखा। आज हम जानते हैं इनके गुणों के बारे में, कुछ कैसे ये रासायनिक रूप से बनते हैं और ये कौन कौन से केमिकल्स फॉर्म को दर्शाते हैं। देखिए, कार्बनिक यौगिक जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, इनके डिफरेंट सोर्स हैं, अलग अलग स्रोतों से इसकी प्राप्ति होती है। प्रकृति में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो प्राप्ति होती है वो पेट्रोलियम उत्पाद से 50% ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पेट्रोलियम उत्पाद से प्राप्त होते हैं। कोयला से प्राप्ति होती है 24%, और अब पेड़ पौधे जो हैं, प्लांट्स जो हैं, पेड़ पौधों से 26% की प्राप्ति होती है। अर्थात हमको प्रकृति में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्राय 3 फॉर्म में मिलते हैं। पेट्रोलियम उत्पाद से 50% ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं, ये कोयला है इससे 24%, और पेड़ पौधों के रूप में 26% अप्रॉक्सीमेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। अब हम ये बात करते हैं, क्या ये कार्बनिक रसायन और कार्बनिक पदार्थ से भी प्राप्त होते हैं? तो हाँ, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं ये तो हमने जाना ऑर्गेनिक स्रोत से। इनऑर्गेनिक सोर्स जो हैं उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे प्राप्त होते हैं, जैसे एक हम देखते हैं Al4 ठीक है, एल्युमिनियम कार्बाइड, ये हो गया एल्यूमिनियम कार्बाइड। एल्युमिनियम कार्बाइड, एल्युमिनियम कार्बाइड का वाटर के साथ जब रिएक्शन होता है, ये जल के साथ मिलता है। जल के कितने अणु? 12 अणु, 12H2O। एक मोलेकुल्स जो है Al4C3 एल्युमिनियम कार्बाइड्स का, 12 मोलेकुल्स वाटर का आपस में मिक्स करके ये बनाते हैं पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो आप एल्केन ग्रुप में देखते हैं। फर्स्ट कार्बन एटम्स वो है मीथेन, CH4 के 3 मोलेकुल्स, और साथ में प्राप्त होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का 3। इसी तरह से जैसे हमने क्या देखा, ये
ये आपको एल्युमिनियम कार्बाइड है, ये इनऑर्गेनिक सोर्स है, आपने यहां देखा, और कार्बनिक रसायन से कार्बनिक रसायन आपको मीथेन की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार दूसरा हम देखते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये हाइड्रोजन के साथ मिक्स करता है, किसकी उपस्थिति में? इसके लिए जरूरी है जिंक ऑक्साइड। यह अभिक्रिया होती है किसकी उपस्थिति में? जिंक ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड के साथ साथ रहता है क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3। ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में आपस में रिएक्शन करते हैं और ये बनाते हैं एल्डिहाइड समूह का फॉर्मेल्डिहाइड CH2O। इसे स्ट्रक्चर के रूप में देखेंगे HC डबल बॉन्ड OH, ये रहा आपका फॉर्मेल्डिहाइड। मतलब यहां आप देख रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स था, ये भी इनऑर्गेनिक है, यहां पे आपको प्राप्ति हो गई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कौन सा? फॉर्मेल्डिहाइड। इस तरह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्राप्ति होती है। अब आइए हम देखते हैं इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है कार्बनिक यौगिक हैं, इनके गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, उसका हम अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन में एल्केन। एल्केन के गुण की बात करते हैं। पहला इसका गुण क्या है? दहन, कंब्यूजन। जितने प्रकृति में पाए जाने वाले एल्केन्स हैं, ये दहन की प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं। कब? वायु अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में। मतलब ये एल्कीन प्लस वायु कहिए, जिसे ऑक्सीजन कहिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके आपको ऊष्मा प्रदान करते हैं, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही जल प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे आइए हम एक एल्केन का पहला समूह जिसमें कार्बन की संख्या 1 होती है, उसका नाम क्या है? पहले हमने जाना है, क्या है? मीथेन। आइए हम मीथेन के दहन की प्रक्रिया को देखते हैं। जैसे मीथेन है CH4 मीथेन, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में 2O2 जलता है, क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा, CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा। आपने क्या देखा यहां पे? ये एल्केन मीथेन पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, 2 मोलेकुल्स ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा प्रदान किया। देखिए, अगर यहां ऑक्सीजन की मात्रा सफिशिएंट नहीं हो, अगर हमने क्या कहा, एल्कीन उस उचित मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है, साथ ही साथ ऊष्मा प्राप्त होती है। अगर यहां पे ऑक्सीजन की मात्रा सफिशिएंट नहीं हो तो आपको यहां प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड के जगह पर कार्बन मोनोऑक्साइड की प्राप्ति होती है। जैसे देखते हैं CH4 2CH4। देखिए, जब एक मीथेन था, इसको 2 ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी है, 2 ऑक्सीजन मोलेकुल्स की, तब जाके कंप्लीट जलन होगा। लेकिन यहां पे 2 मोलेकुल्स हो गया। अगर आपके पास 3 ऑक्सीजन हो, 3O2, जैसे एक मीथेन के लिए 2 ऑक्सीजन मोलेकुल्स चाहिए, उसी प्रकार 2 मीथेन के लिए 4 चाहिए। लेकिन अगर आपके पास 3 ही हो, मतलब क्या हुआ? सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन यहां पे उपलब्ध नहीं है, तो ये बनाएगा आपको 2CO प्लस जल की प्राप्ति होगी ही 4H2O प्लस ऊष्मा। ये धुआं युक्त जो ऊष्मा निकलेगी वो धुआं युक्त होगी, अर्थात इससे पता चलेगा कि पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उपलब्ध नहीं है। तो ये रहा एल्केन के दहन की प्रक्रिया।
एल्केन विभिन्न रूपों में दहन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपके सोर्स हो गया एल्केन में, जैसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसमें प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे आप बात करते हैं यहाँ पे पेट्रोल, आप जलाते हैं, देखिएगा पेट्रोल का जो उपयोग होता है वही एल्केन का फॉर्मेट है। जैसे हो गया पेट्रोल में आपको 6 से C6 से C8 वाले, मतलब 6 कार्बन वाले मतलब हेक्सेन, C6 हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये 3 एल्केन्स ग्रुप्स पेट्रोल में पाए जाते हैं। इसके संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये पेट्रोल में पाए जाते हैं। वहीं जलाने के लिए आप प्रयोग करते हैं किरोसिन, घरों में किरोसिन का प्रयोग करते हैं। इस किरोसिन में आपको, इससे आगे बढ़ते हैं हम, C11, इससे ज्यादा C11 से C15, 11 कार्बन से 15 कार्बन वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन मिक्स होकर के वो किरोसिन में पाए जाते हैं। डीजल की जहां हम बात करते हैं, दहन के रूप में डीजल का जो प्रयोग किया जाता है, ईंधन में डीजल का जो प्रयोग करते हैं, इसमें होते हैं C15 से C18 तक के संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और तो और आपका CNG, जिसका विभिन्न प्रकार के वाहनों में जो CNG प्रयोग किया जा रहा है, CNG में 80% फर्स्ट एल्केन ग्रुप का मेंबर CH4 मतलब मीथेन प्राप्त होता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के एल्केन विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम दहन की बात कर लेते हैं तो अगला इसका एल्केन का गुण है हैलोजनीकरण की प्रक्रिया। एल्केन का अगला गुण है हैलोजनीकरण। पहला ये जलता है, जल करके ऊष्मा प्रदान करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जल प्राप्त बनाता है। दूसरा इसका है हैलोजनीकरण, हैलोजनेशन। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, हैलोजन के साथ रिएक्शन। ये एल्केन जो है हैलोजन के साथ कब रिएक्शन करते हैं? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कैसे होती है? जैसे आप फर्स्ट ग्रुप्स को देख लीजिए, क्या होगा? हैलोजन के साथ एल्कीन मिलेगा तो बनाएगा हैलो एल्केन। जैसे एक है आपका फंक्श मीथेन, एक कोई हैलोजन के साथ रिएक्शन किया Cl2, ठीक है। इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं CHHHH। इसको समझने के लिए कैसे अभिक्रिया होती है, इसकी रिएक्शन होती है Cl2 के साथ। Cl2 को आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं ClCl। एक हाइड्रोजन यहां से डिस्प्लेस होकर के हट करके उसके जगह पे क्लोरीन आ जाता है, ये बनाता है आपका CH3Cl प्लस HCl। कैसे होता है? यहां से एक हाइड्रोजन निकला, एक क्लोरीन इसके जगह पर आ गया, क्या बना दिया? CHHCl, CH3Cl, और आपके पास ये क्लोरीन और एक ये हाइड्रोजन दोनों आपस में मिल जाते हैं, ये बना देते हैं HCl प्लस हो गया HCl। मतलब हैलोजनीकरण, एल्केन जो हैलोजनीकरण की अभिक्रिया दर्शाते हैं, इसके तहत हैलो एल्केन जैसे मेथिल क्लोराइड यहां पे प्राप्त हुई है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्राप्ति होती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारे के सारे हाइड्रोजन यहां से डिस्प्लेस न हो जाए, यहां से हट न जाए। इसीलिए इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी
कहते हैं। इसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब पहली स्थिति होगी तो क्या होगा, आपको CH3Cl हो गया, फिर इसके बाद अगला स्टेप होगा, एक हाइड्रोजन और यहां से हट जाएगा, अब CH2Cl2 हो जाएगा, फिर अगले स्टेप में एक और हाइड्रोजन हट जाएगा। जैसे हम एक और देख लेते हैं इसी में, अगले स्टेप में पहला स्टेप ये हुआ, दूसरा स्टेप जब होगा तो फिर क्या होगा, देखिए CH3Cl मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन कहेंगे प्लस क्लोरीन Cl2, क्या होगा, एक हाइड्रोजन इसमें से फिर निकलेगा और एक क्लोरीन बढ़ जाएगा, क्या बनेगा CH2, हाइड्रोजन कम हो गया, Cl2 प्लस HCl, ये क्या नाम हो गया, डाई क्लोरोमीथेन। उसी प्रकार ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि सारे हाइड्रोजन यहां से डिस्प्लेस ना हो जाएं, हट ना जाएं और पूरे के पूरे क्लोरीन इससे अटैच हो जाए। तो इस तरह से ये हैलोजन की प्रक्रिया एल्केन प्रदर्शित करते हैं। अब आइए हम देखते हैं एल्कीन के गुण। एल्केन के बाद एल्कीन और एल्काइन के गुण की चर्चा करते हैं। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गए, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अध्ययन जब हम देख रहे हैं जिसके अंतर्गत एल्कीन तथा एल्काइन के गुण पहले जानते हैं। एल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इनके गुणों की चर्चा हम यहां पे कर रहे हैं। देखिए एल्केन की अपेक्षा एल्कीन और एल्काइन जो है इनमें योगशील की अभिक्रिया बहुत तेजी से होती है। इनमें योगशील अभिक्रिया मीन्स एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन बहुत तेजी से होता है। जैसे देखिए अब ध्यान देने की ये बात है कि ये योगशील की अभिक्रिया एल्कीन और एल्काइन की जो होती है इसके लिए जरूरी है उत्प्रेरक, एक कैटालिस्ट इसके लिए। पहला तो ये योगशील की अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन को प्रदर्शित करते हैं, दूसरा इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक आवश्यक होता है। उत्प्रेरक मतलब कैटालिस्ट की उपस्थिति में होती है। जैसे हम अभी एग्जांपल देखेंगे, जैसे एक कैटलिस्ट हो गया पैलेडियम पीडी, जैसे एक कैटलिस्ट आप देखिए पीडी पैलेडियम होगा। इसमें क्या होता है कि ये एल्कीन जो है योगशील अभिक्रिया की तरह एल्कीन और एल्काइन जो है एल्कीन में बदल जाते हैं, मतलब असंतृप्त से संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण हो जाता है। जैसे हम देखते हैं एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन, ये क्या करता है योगशील अभिक्रिया के तहत हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है। हाइड्रोजन किसकी उपस्थिति में, पीडी पैलेडियम की उपस्थिति में। एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होता है, दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाता है, डबल बॉन्ड हट जाता है, ये बनाया CH3, क्या हुआ एथेन, ये क्या बनाया एथेन। मतलब जैसे हमने एल्कीन का देखा वैसे ही हम एल्काइन का भी देखेंगे। एल्काइन की भी इसके साथ भी यही स्थिति आती है, एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे उसमें क्या हो जाएगा, आप मान के चलिए अब यहां पे एथिलीन की जगह पर एसिटिलीन मान लीजिए आपके पास हो, एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन, एसिटिलीन, ये क्या होगा प्लस H2 हाइड्रोजन के साथ उपस्थित अभिक्रिया करेगा पीडी की उपस्थिति में, तो इस एसिटिलीन से क्या बनेगा एथिलीन, और एथिलीन फिर पीडी की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ योगशील अभिक्रिया करेगा एडिशन रिएक्शन, और ये बन जाएगा एथेन।
इस प्रकार ये एल्केन और एल्कीन एक कैटलिस्ट की उपस्थिति में युक्सिल अभिक्रिया करके असंतृप्त से संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। इसको पहचानने के लिए अब हम एक बात करते हैं कि दिया हुआ हाइड्रोकार्बन असंतृप्त है कि संतृप्त है, उसकी जांच के लिए हम क्या करते हैं, उसको ब्रोमीन जल जो है उसके लिए हम देखते हैं इसकी जांच की प्रक्रिया कैसे हम इसको जांच करते हैं। कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ हाइड्रोकार्बन संतृप्त है या असंतृप्त है, उसके जांच की हम चर्चा करते हैं। दिए गए हाइड्रोकार्बन्स को जैसे एल्कीन एल्काइन जो है उसको हम जल या कार्बन टेट्राक्लोराइड में मिक्स करते हैं। एल्कीन या एल्काइन को कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 या जल के साथ मिक्स करेंगे। किसमें? घुलित ब्रोमीन, डिजोल्व ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन में जो पहले से घुला हुआ है। तो जो यहां पे आप देख रहे हैं एल्कील एल्काइन कार्बन टेट्राक्लोराइड का विलयन है और ब्रोमीन में घुला हुआ है, तो इसका रंग जो है पीला रंग जो है रंगहीन में बदल जाएगा। इसका ब्रोमीन का पीला रंग जो है, पीला रंग ये बदल जाएगा रंगहीन में, रंगहीन हो जाएगा। कहने का मतलब आपके पास ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड का विलयन रखा हुआ हो या ब्रोमीन और जल का विलयन रखा हुआ हो तो ये पीले रंग का होता है। इसमें आपने कोई भी एल्कीन जैसे एथिलीन या एसिटिलीन, कोई भी एल्कीन या एल्काइन आप जैसे ही डालेंगे तो ये पीला कलर रंगहीन हो जाएगा। इससे पता चलेगा कि आपने जिस हाइड्रोकार्बन को इसके अंतर्गत डाला है वो क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब हम बात करते हैं क्या हम इस एल्कीन या एल्काइन का दैनिक जीवन में भी उपयोग करते हैं। तो आप जान लें, अभी जो हमने एल्काइन की चर्चा की जिसका हमने कहा एसिटिलीन, अभी हमने एक एल्काइन की चर्चा की एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका प्रयोग लोहे की वेल्डिंग करने में किया जाता है। जैसे आप देखते हैं बिल्डर जो प्रयोग करते हैं लोहा को काटने या लोहे को जोड़ने में इस एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे जो वेल्डर रहता है उसके पास दो पाइप इसके अंदर आया, दो पाइप इसके अंदर आता है, दो पाइप आगे निकला रहता है। फिर इसके बाद देखेंगे कि यहां से आगे से एक लौ निकलती है, बहुत तेजी से लौ निकलती है, नीली लौ निकलती है। यहां देखेंगे ये दोनों चीज आपके यहां पे मिल रहे हैं। क्या है ये? C2H2, एक पाइप से C2H2 आता है, दूसरे पाइप से ऑक्सीजन आता है। ये C2H2 और ऑक्सीजन दो डिफरेंट पाइप से आकर के यहां पे आपस में मिलकर के ऑक्सी एसिटिलीन का निर्माण करते हैं। आपको लौ जो दिखाई देती है ये ऑक्सी एसिटिलीन की होती है, ऑक्सी एसिटिलीन की होती है। और इस ऑक्सी एसिटिलीन का टेम्परेचर 2800 डिग्री सेल्सियस होता है। अर्थात ये एल्कीन जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर हाई टेम्परेचर उत्पन्न करते हैं, बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण वहां पे लोहा गल जाता है या फैल जाता है, द्रवित फॉर्म में होता है, जिससे हम आसानी से उसको काट पाते हैं या उसको जोड़ पाते हैं। मतलब बिल्डिंग करने में या लोहे को काटने में आप एसिटिलीन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होकर के ऑक्सी एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं जो कि 2800 डिग्री सेल्सियस पे ऊष्मा देता है, जिससे आप आसानी से लोहे को काट पाते हैं। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं, ये रहा हमारा एल्केन और एल्कीन। एल्केन एल्कीन एल्काइन ग्रुप देख लिया हमने। अब हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के गुण। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स।
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पहले से हम जानते हैं, पिछले क्लास में भी हमने जाना है। बेंजीन ग्रुप वाले जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहे जाते हैं। इनके साथ क्या है, एल्कीन में अभी हमने देखा, एल्कीन एल्काइन में वो क्या करते हैं, वो योगशील अभिक्रिया को दर्शाते हैं, जबकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स प्रायः प्रतिस्थापन अभिक्रिया को दर्शाते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम एक नॉर्मल सबसे शुरुआत के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की चर्चा कर रहे हैं, दैट इज बेंजीन। जैसे बेंजीन है, ये क्या करता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। ये बेंजीन नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ अभिक्रिया करता है, किसकी उपस्थिति में, सांद्र कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में करता है। ये हो गया नाइट्रिक अम्ल, ये आपका हो गया बेंजीन। इसके फलस्वरूप बनता है आपको नाइट्रोबेंजीन। ये क्या बनाता है, नाइट्रोबेंजीन, NO2 नाइट्रोबेंजीन प्लस आपको प्राप्त होता है जल H2। नाइट्रोबेंजीन, इसको देख भी सकते हैं आप आसानी से। देखिए यहां आप जब बात करेंगे तो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, हर जगह हाइड्रोजन अटैच है, हर एक पार्ट में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। आप हर जगह देखेंगे यहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। जब अभिक्रिया होती है तो याद देखिए, हम बात करेंगे ये H, एक यहां से H हटता है, ठीक है, H प्लस HNO2 प्लस 1, ठीक है। आप इसको अलग अलग पार्ट में करते हैं तो यहां देखिए एक H, एक और H और एक O मिलके H2O बाहर निकल जाता है। आपका H2O बाहर निकल गया और ये NO2 जो है यही इसके ऊपर आकर के यहाँ हाइड्रोजन की जगह पर अटैच हो जाता है, जिससे आपको प्राप्त होता है नाइट्रोबेंजीन और बगल में H2O प्राप्त होता है। हमने इसको इसीलिए कहा कि कभी कभी आपकी परीक्षाओं में लिख दिया रहता है बेंजीन प्लस HNO3 क्या बनेगा। आप इसको कैसे समझेंगे, सीधी सी बात है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का हाइड्रोजन यहां से डिस्प्लेस हुआ, ये हाइड्रोजन एक और हाइड्रोजन, इसके साथ ऑक्सीजन मिलकर जल दे दिया, NO2 बचा यहाँ पे, इस NO2 यहाँ पे आकर अटैच हुआ ऊपर में और इस तरह से आपका नाइट्रोबेंजीन और H2O प्राप्त हुआ। इसी तरह से क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ HNO3 की जगह पर क्लोरीन अगर होता है HCl2 तो ये बनाएगा क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। इस तरह से विभिन्न प्रकार के एरोमेटिक यौगिक अलग अलग प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब आइए हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप वाले हाइड्रोकार्बन्स के गुण। आगे देखते हैं वैसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, उनके गुण। इसमें हम आते हैं पहला फंक्शनल ग्रुप वाले हाइड्रोकार्बन, जैसे अल्कोहल के गुण। पहला हम चर्चा कर रहे हैं अल्कोहल के गुण। अल्कोहल के गुण की चर्चा करते हैं, जैसे ये क्या करते हैं, पहला हम देखते हैं ये बनता कैसे किस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ये अल्कोहल बनते हैं। एल्किल हाइलाइड जो है, एल्किल हाइलाइड, जैसे इसका निर्माण कैसे होता है, बात करते हैं एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड प्लस एल्किल हाइलाइड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एल्किल हाइलाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके अल्कोहल और अल्कोहल प्लस सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है।
सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। देखिए यहां पे हम जब इसको एग्जाम्पल से देखेंगे और हमें समझ में आएगी। एल्किल समूह, मेथिल एथिल प्रोपिल समूह, हाइलाइट CH3 C2H5, ये सब एल्काइल समूह हो गया। हाइलाइट में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये आपस में रिएक्शन करके अल्कोहल का और सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। जैसे हम पहले एल्किल हैलाइड की बात करते हैं, ये एल्किल CH3 समूह, मेथिल समूह, क्लोरीन समूह आपस में मिलकर क्या बनाएगा? मेथिल क्लोराइड। जैसे एक एल्किल हैलाइड हो गया मेथिल क्लोराइड, CH3Cl प्लस NaOH। क्या होगा? यहां देखिए, सिंपल सा बात, सिंपल सा है। इसको आप देखते हैं, यहां पे सोडियम के साथ OH ग्रुप है और Cl के साथ CH3 के साथ Cl ग्रुप है। ठीक है, होता क्या है, अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के तहत आपस में अदला बदली करते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया भी जिसको कहते हैं, और ये CH3OH के साथ जुड़ता है। CH3OH आपस में मिलकर बन गया CH3OH, मेथिल अल्कोहल प्लस ये क्या बनाया? Na प्लस Cl NaCl। इस तरह से मेथिल अल्कोहल या मेथनॉल का, इसी तरह से एथिल अल्कोहल या एथेनॉल का निर्माण होता है। इसी तरह अगर मान लीजिए C2H5 हो तो वहां एथिल अल्कोहल का निर्माण होगा। लेकिन यह प्रक्रिया हुई एल्किल हाइलाइड से अल्कोहल बनाने की। व्यापारिक रूप से जो हम लोग विभिन्न फैक्ट्रीज में काम होता है, उसमें एथिल अल्कोहल का निर्माण ऐसे नहीं होता है। उसमें एथिल अल्कोहल का निर्माण एल्काइल हाइलाइड से न होकर के वो होता है आपको चीनी से, चीनी या स्टार्च से हम एथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं। कैसे? जैसे देखिए, जैसे चीनी से हम कैसे व्यापारिक रूप से हम एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं। एक तो प्रक्रिया हो गया बनाने का हमने एल्किल हाइलाइड से, दूसरा एथिल अल्कोहल का निर्माण किसमें? व्यापारिक रूप से। कैसे होता है ये? चीनी से होता है। जैसे चीनी के फैक्ट्री में आप देखते हैं, चीनी का सूत्र क्या हो गया? C12H22O11। चीनी जो है ये जल के साथ मिक्स किया जाता है, H2O। किसकी उपस्थिति में? ये ईस्ट की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी? ईस्ट की उपस्थिति में। ये दो फॉर्म में टूटता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। C6H12O6 प्लस C6H12O6, ग्लूकोज फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज स्टार्च के फॉर्म में होते हैं, इसको स्टार्च भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, यही C6H12O6, यहां जो आपका C6H12O6 है, ये वो जो भी कहिए, ये फिर इसकी उपस्थिति में जाइमेज के द्वारा रिएक्शन करते हैं और इसके फलस्वरूप आपका प्राप्त होता है एथिल अल्कोहल 2C2H5OH प्लस आपको साथ में प्राप्त होता है 2CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। इस एथिल अल्कोहल का प्रयोग आप विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थों में होता है, कफ सिरप में होता है, और टिंचर, आयोडीन टिंचर जो होते हैं उनके निर्माण में भी इस एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। अगले क्लास में हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अल्कोहल की, अगले क्लास में हम लोग अल्कोहल की अभिक्रिया देखेंगे। ये अल्कोहल कैसे अभिक्रिया करते हैं, साथ ही साथ हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल की बनाने की विधि और उसकी अभिक्रिया। धन्यवाद।